कहते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहे हैं एक तरीके से। हाँ जी बच्चों, इक्विलिब्रियम किस में आता है? रिवर्सिबल रिएक्शन या इरिवर्सिबल? जो दोनों डायरेक्शन में चलती है वो है रिवर्सिबल, और उन्हीं में इक्विलिब्रियम आता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन, हाँ जी, ये मैंने शायद समझा दिया था आपको। समझाया था नहीं समझाया था? दिखाइए जरा। हाँ बस जस्ट स्टार्ट ही किया था। तो रिवर्सिबल रिएक्शन हेडिंग डालिए, रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ जी, मैंने बता दिया था, वैसे थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देते हैं। ए इज बी, बी इज ए। बताइए, एक डायरेक्शन में चल रही है या दोनों में? फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए जिसने नहीं लिखा हुआ है। प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन। हाँ जी बच्चों, बताइए, क्या ये कभी कंप्लीट होती है? नहीं, कभी कंप्लीट नहीं होती है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चलता ही रहता है। सेकंड, नेवर कंप्लीट्स, नेवर कंप्लीट्स। थर्ड, हाँ जी, क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम अटेंड होगा या नहीं होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन में फिक्स टाइम के बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है। लिखिए थर्ड, इक्विलिब्रियम विल अटेन, equilibrium will attain in a fixed time interval, equilibrium will attain in a fixed time interval। हाँ जी, तो बच्चों क्या कहेंगे? ओपन वेसल में होती है या क्लोज्ड में? लिखिए फोर्थ पॉइंट, प्रोसीड्स इन क्लोज्ड वेसल, प्रोसीड इन क्लोज्ड वेसल। चलिए, अब बात आती है कि इसके एग्जाम्पल क्या है। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर जितनी भी रिएक्शन आएंगी सब रिवर्सिबल है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो आती ही रिवर्सिबल है। अरे यस और नो? तो मेन जो आप लोगों की रिएक्शंस काम में आती हैं वो मैं अब आपको लिखाऊंगा। 8-9 रिएक्शंस मेन बता रहा हूं। वो आपको दो टाइप से ध्यान रखनी है। एक तो आपको उनमें फिजिकल स्टेट ध्यान रखनी है। फिजिकल स्टेट नहीं लिखी मतलब गैस है, नहीं लिख रहा हूं मतलब गैस है, ठीक है। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक है। अरे एक्सो एंडो पहचानते हैं? थर्मो पढ़ा है? किस किस ने पढ़ा है थर्मो? इस साल किस किस ने पढ़ा? इस साल पढ़ा हुआ है? पढ़ा लिया? अच्छा, अभी नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं। तो थोड़ा बहुत तो आता होगा। चलिए थोड़ा सा पूछते हैं। बताइए, फॉर्मेशन रिएक्शन कैसी होती है, एक्सो या एंडो? एक्सो। किसी का बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये तो केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं। यस, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया या फॉर्मेशन हो गया, कैसा होता है? एक्सो। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन कैसा होता है? एक्सो एंडो? एक्सोथर्मिक होता है। कंबशन कैसा होता है? एक्सो एंडो? एक्सो होता है, ठीक है। हीट इवॉल्व होती है भाई कंबशन के अंदर, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस कैसे हैं? एक्सो। लेकिन इसके अपोजिट पूछा जाए, बताइए डिकम्पोजिशन कैसा होता है? एक्सो एंडो? डिसोसिएशन कैसा होता है? एक्सो एंडो? एंडो। वेपराइजेशन कैसा होता है? एक्सो एंडो? अरे सीधी सिंपल बात है, किसी को तोड़ना है, फोड़ना है, उड़ाना है, एनर्जी देनी पड़ती है। तोड़ना है, फोड़ना है, वो वाला नहीं। तोड़ना है मतलब डिसोसिएट करना है, फोड़ना है मतलब डिकम्पोज करना है, उड़ाना मतलब वेपराइज, मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों को पता चल गया है कि डिसोसिएशन है, डिकम्पोजिशन है, वेपराइजेशन है, तो एंडो। इसका अपोजिट फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा? एक्सो। डिसोसिएशन एंडो है तो फॉर्मेशन एक्सो होगा। अरे यस और नो? तो ये सब चीजें हम थर्मो में बात करेंगे। बहुत सारे टाइप आते हैं, फॉर्मेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हाइड्रेशन रिएक्शंस, बहुत सारी होती है। ये सब मेन पॉइंट तो थर्मो के है, लेकिन यहां भी काम आएंगे। तो थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है। अब मैं ऐसा कर रहा हूं, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उससे आपका काम चल जाएगा। 90% काम चल जाए, 100% वैलिड नहीं है पर फिर भी काम चल जाता है। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। लिखिए ट्रिक, इफ डेल्टा Ng more than 0, delta Ng more than 0, then delta H may be
मोर देन जीरो, मैं पहले ही में भी लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना, हो सकता है, 100% नहीं है। डेल्टा एच में बी मोर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। बोलिए कैसा हुआ डेल्टा एच मोर देन जीरो, मतलब एक्सो या एंडो? अरे बोलो ना, मीन्स एंडोथर्मिक। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव जा रहा है तो कैसा होता है? एंडो। और वो जनरली कब मिलता है? जब डेल्टा एन जी मोर देन जीरो। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट, इफ डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, हाँ जी, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, तो हम क्या बोल देंगे? डेल्टा एच मे बी लेस देन जीरो, मे बी लेस देन जीरो, मीन्स एक्सोथर्मिक। अरे वाह क्या बात है, तुम मेरी किताब लेकर बैठा है, दिखा दो। हाँ भाई, मेरी किताब तो देख लिया आप लोगों ने? देखो, अरे तालियां तो बनती है। चलिए, बहुत ही स्मार्ट फोटो खिंचा रखे हो उन्हें, ध्यान रखना, फोटोग्राफ क्या बात है। लो जी, चलो इधर आ जाओ। हाँ भाई, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो डेल्टा एच भी लेस देन जीरो हो सकता है। अरे समझ गए हैं? बोलिए, कोई डाउट हो पूछिए। अब बात आती है, सर ये डेल्टा एन जी क्या होता है? ये तो पूछा ही नहीं किसी ने, जानते हैं क्या होता है डेल्टा एन जी? टोटल मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। जी का मतलब ही गैस है, ये ध्यान रखना, ओनली गैस लेना है, ना सॉलिड चलेगा ना लिक्विड चलेगा। लिख लो, डेल्टा एन जी टोटल मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ओनली गैस लेना है बच्चों, ध्यान रखना। और ये चीज बहुत सारी जगह काम आएगी, यहां पर भी यूज आएगी, थर्मो में भी आएगी, कई जगह यूज आता रहता है ये डेल्टा एन जी, हर जगह एक ही मीनिंग है, ये ध्यान रखना। टोटल मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। चलिए अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रिएक्शंस लिखाता हूं, आपको बताना है डेल्टा एन जी कितना है और रिएक्शन कैसी है, एक्सो है या फिर एंडो है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे रिएक्शन, फिर डेल्टा एन जी, फिर टाइप ऑफ रिएक्शन। हाँ जी, सबसे पहले PCl5 गैस PCl3 प्लस Cl2। जो भी मेन रिएक्शन काम आती है वो लिखा रहा हूं। ठीक है, फिजिकल स्टेट नहीं लिखी है मतलब गैस है, जहां लिखूंगा वो याद रखना, ये ध्यान रखें। ठीक है, बोलिए बच्चों, डेल्टा एन जी कितना हुआ? गैसियस प्रोडक्ट कितने हो गए? 2 माइनस रिएक्टेंट 1, तो कितना आ गया? 1। बोलिए टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्सो एंडो? है जी, एंडो। पॉजिटिव आ रहा है तो एंडो होगा। और वैसे मेन रीजन क्या है, ये तो ट्रिक से आ गया, लेकिन मेन रीजन क्या है? डिकम्पोजिशन। PCl5 को डिसोसिएट कर रहे हैं तो PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है, और डिकम्पोजिशन एंडो होता है, आप जानते हैं। चलिए और लिखिए, N2O4 गैस 2NO2। हाँ जी, बोलिए डेल्टा एन जी गैसियस प्रोडक्ट 2 रिएक्टेंट 1 दैट इज 1, वही रिएक्शन हो जाएगी एंडोथर्मिक। रीजन भी वही है, N2O4 का डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए और लिखिए, N2 plus thrice H2 gives twice NH3। N2 plus thrice H2 gives twice NH3। बोलो बच्चों, है जी, डेल्टा एन जी कितना होगा? गैसियस प्रोडक्ट कितने? 2 माइनस गैसियस रिएक्टेंट कितने?
4 तो कितना आएगा -2। रिएक्शन एक्सो एंडो एक्सो हो जाएगी। और रीजन क्या है? फॉर्मेशन। वेरी गुड वेरी गुड। अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और लिखिए H plus H gives H2। बोलो बच्चों। हाँ जी, कितना आया? 1 - 2 दैट इज -1। गैसियस प्रोडक्ट 1, रिएक्टेंट 2 है तो 1 - 2 -1। रिएक्शन एक्सो। रीजन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन, H और H जुड़कर H2 बना रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अरे ये सुनो, तो एक्सोथर्मिक। और लिखो 2SO2 gas, 2SO2 plus O2 gas, 2SO3। हाँ जी बोलिए -1। रिएक्शन एक्सोथर्मिक। रीजन हाँ कंबशन। अरे ऑक्सीजन जब भी आ गया कंबशन हो रहा है, तो SO2 का कंबशन होकर SO3 बन रहा है। टू CO plus O2 gas, 2CO2। हाँ जी बोलो डेल्टा एन जी -1। हाँ जी 2 - 3 -1। रिएक्शन एक्सो। रीजन बताओ। यस, CO का कंबशन हो रहा है, बिल्कुल सही। और लिखिए H2 plus I2 gives 2HI। अब बताओ। हाँ जी बोलिए डेल्टा एन जी। रिएक्शन एक्सो एंडो है? एक्सो पक्का? क्यों? फॉर्मेशन। बिल्कुल सही। HI का फॉर्मेशन हो रहा है, H2 और I2 जोड़कर HI बना रहे हैं, बिल्कुल सही, एक्सो। अब ये नहीं डेल्टा NG 0 तो नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं है, रिएक्शन तो पॉसिबल है। N2 plus O2 gives 2NO। बोलो डेल्टा एनजी। रिएक्शन एक्सो एंडो है? एक्सो एंडो एक्सो एंडो। कौन कौन एंडो बोल रहा है? कौन कौन कह रहा है एक्सो? एक्सो। देखो जैसे H2 वैसे N2, जैसे I2 वैसे O2, जैसे 2HI वैसे 2NO। डेल्टा एनजी 0, ये भी 0। रिएक्शन एक्सेप्शन है, ध्यान रखिए, ये एक्सेप्शनल रिएक्शन है। और वैसे बच्चों ये आप लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ये आप लोगों का पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग में भी आती है। सुनिए एक बार, ये एंडो क्यों है? एक्चुअल में क्या होता है, यहां पर N ट्रिपल बॉन्ड N को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी होगी तो फिर प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक। लिख लो एक लाइन लिख लीजिए। हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक N triple bond N। Heat is required to break N triple bond N। So reaction is endothermic। ठीक है, चलिए और लिखिए CaCO3 gas CaO plus CO2 solid गैस। बच्चों फिजिकल स्टेट लिखी है, याद रखनी है, लिख लो सॉलिड गैस। जहां लिख रहा हूं वो याद रखनी है, नहीं लिखा मतलब गैस है, लेकिन जहां लिखा है वो याद रखेंगे। बोलिए डेल्टा एनजी कितना? गैसियस प्रोडक्ट 1, रिएक्टेंट 0, तो डेल्टा एनजी 1। बोलिए रिएक्शन एक्सो एंडो थर्मल डिकम्पोजिशन है। CaCO3 को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाकर बनेगा CaO plus CO2। एक और
NaNO3 is NaNO2 plus half O2. Solid, solid gas. Solid, solid gas. बोलिए डेल्टा एन जी कितना? देखो देखो निकालो. कितना आया? 1/2, क्योंकि गैसियस प्रोडक्ट 1/2 है, बाकी तो कोई है ही नहीं. बोलिए रिएक्शन एक्सो एंडो. एंडो वही थर्मल डिकम्पोजिशन. NaNO3 का डिकम्पोजिशन करेंगे तब बनेगा NaNO2 एंड O2. फिजिकल स्टेट याद रखनी है. चलिए ये मेन रिएक्शंस मैंने आपको लिखा दी हैं, जिनमें हम आगे क्वेश्चंस वगैरह पर बात करेंगे. अब बच्चों ये रिवर्सिबल रिएक्शन में दो टाइप के इक्विलिब्रियम आते हैं. एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम. चलिए दोनों बात करते हैं. हेडिंग डालिए बड़ा सा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. हाँ जी बोलिए बच्चों. फिजिकल, पहला हेडिंग डाल दो, फिजिकल इक्विलिब्रियम. वैसे मेन हेडिंग तो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है, लेकिन चलो थोड़ा सा फिजिकल इक्विलिब्रियम भी डिस्कस करते हैं. फिजिकल इक्विलिब्रियम. हाँ जी क्या होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम? जो फिजिकल स्टेट में चेंज की वजह से डेवलप होता है, जिसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम. फॉर जस्ट एन एग्जांपल, जैसे आप लोगों से कहा जाए H2O कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड H2 प्लस हाफ O2 गैस में. हाँ जी बच्चों क्या ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है? अरे बोलो ना यस और नो. नहीं है. अरे ये तो केमिकल चेंज आ गया है. जो पहले H2O था अब क्या बन गया? H2 प्लस हाफ O2. केमिकल चेंज नहीं आना चाहिए. क्या होना चाहिए? H2O लिक्विड कन्वर्ट इनटू H2O गैस. क्या ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है? जिसमें केवल फिजिकल स्टेट का चेंज हो, कोई केमिकल चेंज ना हो, उसे हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम. पहले समझ लो फिर लिख लेंगे. हाँ जी इक्विलिब्रियम कब डेवलप होता है? When RF is equal to RB. चाहे फिजिकल इक्विलिब्रियम हो चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम हो, एक ही कंडीशन होती है, RF is equal to RB. मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है लिखिए फर्स्ट पॉइंट. An equilibrium which is developed due to an equilibrium which is developed due to change in physical state. Change in physical state. In it no chemical change. In it no chemical change. Second point. Equilibrium will develop when RF is equal to RB. When RF is equal to RB. Means rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. चलिए नीचे हेडिंग डालिए इसी में, टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम. टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम.
टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसके अंदर फर्स्ट सॉलिड लिक्विड फिजिकल इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड फिजिकल इक्विलिब्रियम। हाँ जी, सॉलिड लिक्विड फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलेंगे बच्चों? फिजिकल इक्विलिब्रियम में दो ही मेजरेबल चीजें होती है, दो ही मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी? कौन कौन सी है बताओ? एक P और एक T। अरे समझ रहे हैं? हाँ, जो नए आए हैं वो भी ध्यान रखिए। P मतलब प्रेशर, T मतलब टेम्परेचर। अरे समझ रहे हैं? वैसे मेरा नाम इसी से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो बच्चों दो ही मेजरेबल चीजें हैं, एक तो प्रेशर और एक टेम्परेचर। और जब इक्विलिब्रियम आता है तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती है। तो हम कहेंगे कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पर रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, rate of conversion of solid into liquid become equal to rate of conversion of liquid into solid। तो ये इक्विलिब्रियम अटेन्ड होगा। लिखिए, पहले एग्जांपल लिख लो, लिख ले एक लाइन नीचे। एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर, शॉर्ट में लिख लो PT। एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर if rate of conversion of solid into liquid, rate of conversion of solid into liquid become equal to rate of conversion of become equal to rate of conversion of liquid into solid, rate of conversion of liquid into solid, then attained equilibrium is solid liquid physical equilibrium। attained equilibrium is solid liquid physical equilibrium। बोलिए, कोई डाउट हो पूछे। सेकेंड, लिक्विड गैस फिजिकल इक्विलिब्रियम। लिक्विड गैस फिजिकल इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जांपल H2O लिक्विड, H2O गैस। हाँ जी बच्चों, डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है? वही बात है, एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिकम इक्वल टू gas into liquid, then attained equilibrium is known as liquid gas physical equilibrium। अरे लिखाऊं क्या? चलिए, थर्ड पॉइंट, सॉलिड गैस फिजिकल इक्विलिब्रियम। सॉलिड गैस फिजिकल इक्विलिब्रियम, लिख लो एग्जांपल H2O solid to H2O gas। डेफिनेशन तो वही हो जाएगी, एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस बिकम इक्वल टू गैस इनटू सॉलिड, देन अटेन्ड इक्विलिब्रियम इज सॉलिड गैस फिजिकल इक्विलिब्रियम। बोलिए, कहीं डाउट हो पूछ लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट वो आगे बताऊंगा बेटा, आगे आएगा, लास्ट में आएगा, चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में। हाँ जी, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ हेडिंग लिखिए, सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट। ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट, ब्रैकेट में बंद, सैचुरेटेड सॉल्यूशन
physical equilibrium. Saturated solution, physical equilibrium. Solid, solute, liquid, solvent, saturated solution, physical equilibrium. समझना बच्चों, सॉल्यूट कैसा है? कैसा है? सॉलिड. जैसे मान लिया हमने ले लिया नमक. हाँ जी. सॉल्वेंट कैसा है? लिक्विड. जैसे वाटर. एक्वस. मतलब हमने एक बना दिया NaCl का एक्वस सॉल्यूशन. अरे बोलो सही है? तो जिस रेट से ये डिसॉल्व होता है, अगर उसी रेट से वापस क्रिस्टलाइज होगा तो हम बोलेंगे ये इक्विलिब्रियम आएगा. लिख लीजिए पहले एग्जांपल. लिख लीजिए एक लाइन नीचे. At constant pressure temperature, at constant pressure temperature, rate of dissolution of solid solute in liquid solvent. Rate of dissolution at constant pressure temperature तो पहले लिख लो ना, और क्या. Rate of dissolution of solid solute in liquid solvent become equal to rate of recrystallization of solid solute. Rate of recrystallization of solid solute. Then attained equilibrium is known as above heading. बस लिख लो. is known as above heading. मतलब solid solute लिख. अरे समझ गए हैं? चलिए, बहुत ही अच्छी बात. फिफ्थ पॉइंट. gaseous solute, liquid solvent, saturated solution, physical equilibrium. Gaseous solute, liquid solvent, saturated solution, physical equilibrium. हाँ जी. सॉल्यूट कैसा है? गैस. किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? लिक्विड सॉल्वेंट में. तो जिस रेट से डिसॉल्व करते हैं उसी रेट से गैस बाहर निकले तो ये इक्विलिब्रियम आएगा. एग्जांपल, CO2 इन कोल्ड ड्रिंक. अरे ये सुनो, जिस रेट से डिसॉल्व किया है, ढक्कन हटाओ, उसी रेट से वापस बाहर निकले तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम अटेन होगा. एग्जांपल लिख लीजिए. CO2 इन कोल्ड ड्रिंक. एग्जांपल लिख लो. CO2 इन कोल्ड ड्रिंक. यस, एक लाइन लिख लीजिए. एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर, rate of dissolution of gaseous solute, in liquid solvent, is equal to rate of escaping of gas. Then
Attained equilibrium is known as above heading. Attained equilibrium is known as above heading. बोलिए बच्चों, कहीं डाउट हो पूछ लीजिए। ये तो बात हो गई है थोड़ी सी फिजिकल इक्विलिब्रियम की। वैसे जनरली यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, लगभग नेग्लिजिबल है। ये तो मैंने इसलिए लिखा दिया कि कोई ना कोई ऑप्शन की फॉर्म में आपको स्टेटमेंट दे सकता है, तो थोड़े बहुत ध्यान रखिए। मेन हमारा है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले दो जर्नल डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। उनको यूज आगे कई जगह होगा, तो हेडिंग डाल दीजिए जर्नल डेफिनेशंस। जर्नल डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहले एक्टिव मास और एक्टिविटी। एक्टिव मास और एक्टिविटी। हाँ जी, एक्टिव मास। अच्छा पहले तो ये बताओ, एक्टिव मास किसका मास होता है? बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। रिएक्टेंट का होता है या प्रोडक्ट का होता है, या दोज रिएक्टेंट विच कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उनका मास होता है, या फिर नन। सोचो सोचो आराम से, क्वेश्चन दोबारा सुनो। एक्टिव मास किसका मास होता है? रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, या ऐसे रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, या फिर नन। बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं। सोच लिया? फर्स्ट वाले हाथ खड़ा करें, रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट सेकेंड, थर्ड दोज रिएक्टेंट विच कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। फोर्थ, नन वाले भी तो हाथ खड़ा करो। अरे कोई भी नहीं है? हाँ हाँ, पीछे वाले हाथ खड़ा कर रहे हैं, जल्दी से। तो आपका आंसर बिल्कुल सही गया है कि सर मैंने तो वैसे ही हाथ खड़ा कर दिया था। अरे कमबख्तो, एक्टिव मास कोई मास ही नहीं होता है, ध्यान रखना। एक्टिव मास मोलारिटी होती है। मोलारिटी का ही दूसरा नाम है एक्टिव मास, ये ध्यान रखना। एक्टिव मास को मास मत समझना, एक्टिव मास इज द मोलारिटी। मैथमेटिकली तो एक ही बात है, एक्टिव मास और मोलारिटी के फॉर्मूले एक ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होता क्या है? हाँ जी बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा बहुत जानते हैं? पढ़ा है थोड़ा बहुत? किस किसने पढ़ा है? तो पढ़ा है तो फिर तो आना चाहिए। चलिए सुनिए ध्यान से थोड़ा सा, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों वहां पर हम एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है, ये हमारा हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट। अरे थोड़ा थोड़ा ध्यान तो होगा। इस हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट को क्या बोलते हैं? एनर्जी बैरियर। अरे ये सुनो, एनर्जी बैरियर बोल दो या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल दो, वो होती है, ठीक है। तो बच्चों रिएक्टेंट को क्या करना होता है? इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। अभी रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है या कम है? कम है, उसको यहां पर पहुंचना पड़ेगा, तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो होता क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन होती है, जिससे उसको एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, मतलब एक्टिवली पार्ट करने लग जाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं, मतलब एक्टिवली पार्ट करते हैं, उनको बोलते हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। और उन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की जो मोलारिटी होती है उसी को बोलते हैं एक्टिव मास, ठीक है। तो बताइए कौन जनरल वर्ड है, एक्टिव मास या मोलारिटी? मोलारिटी जनरल वर्ड है। किसी के लिए भी लिख सकते हैं,
ऐसे रिएक्टेंट जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, अरे उनकी भी तो मोलारिटी होती है, और जो क्रॉस करते हैं उनको बोलते हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, और उन्हीं की मोलारिटी को क्या बोला जाता है? एक्टिव मास। ठीक है, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इंडिकेट बाय। हाँ जी, एक्टिव मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंडिकेट बाय बिग बी। बिग बी मतलब बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। इंडिकेट बाय, बस ऐसे बना लो, बिग बी ऐसे इंडिकेट करता है एक्टिव मास को। ये बिग बी नहीं, ये वो कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे। हाँ जी, इंडिकेट बाय बिग बी। चलिए सेकंड पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल is known as active mass. Concentration of activated molecule is known as active mass. Third point, mathematically, third point लिखिए, mathematically active mass and molarity is same. Mathematically active mass and molarity is same, means active mass is equal to molarity. हाँ जी, molarity क्या होती है? मोल बाय वॉल्यूम। किसमें? लीटर में। लिख लीजिए, एक्टिव मास या मोलारिटी मोल बाय वॉल्यूम, लीटर में। हाँ जी बच्चों, अगर वॉल्यूम ml में होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। हाँ जी, मोल को क्या लिख सकते हो? वेट अपॉन, मतलब वही फॉर्मूले हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जो मोलारिटी के फॉर्मूले होते हैं वही यहां पर हैं, एक्टिव मास के भी वही है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वॉल्यूम ml में तो ऊपर 1000 आएगा, वॉल्यूम लीटर में है तो 1000 नहीं आएगा। अच्छा एक और, हाँ जी, वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? वेट बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो रो इंटू 1000 अपॉन mw, रो इंटू 1000 अपॉन mw। रो इज द डेंसिटी, लिख लो, रो डेंसिटी इन ग्राम पर ml, रो इज डेंसिटी इन ग्राम पर ml। हाँ जी बच्चों, सुनिए ध्यान से, मैंने पॉइंट है सॉलिड। हाँ जी, सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है? सॉलिड का एक्टिव मास कितना लेते हैं? 1। ऐसे ही प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड का भी एक्टिव मास 1। ध्यान रखना, सॉलिड का एक्टिव मास 1। क्यों? रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी तो हो सकता है। एक्टिव मास 1 होता है वो तो बता दिया, लेकिन क्यों होता है? चलिए सुनिए। हाँ जी बच्चों, पहले ये बताइए, क्या सॉलिड रिएक्शन में पार्ट करता है? अरे ये सुनो, अरे करता है। CaCO3 रिएक्शन में पार्ट नहीं करेगा तो क्या CaO2 अपने आप बन जाएगा क्या? करता है नहीं करता है? करता है। मान लिया मार्बल, CaCO3 क्या होता है? मार्बल। मार्बल का इतना बड़ा ब्लॉक है हमारे पास जिसकी डेंसिटी है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वो डिसोसिएट होता गया होता गया होता गया, इतना रह गया, बताओ उसकी डेंसिटी क्या होगी? वही 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जिस हिसाब से वॉल्यूम कम होगा उस हिसाब से मास भी कम हो जाएगा, मतलब डेंसिटी रिमेन सेम। तो डेंसिटी सेम है और मॉलिक्यूलर वेट भी कांस्टेंट होता है। अरे यस नो, कांस्टेंट होना या नेग्लिजिबल चेंज होना, उसी को बोलते हैं एक्टिव मास 1। या तो कंसंट्रेशन वही बनी हुई है या नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है, तो फिर हम बोलते हैं इसका एक्टिव मास कितना है? 1 है। लिखिए फोर्थ पॉइंट, स्टार लगा देना। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड is taken as 1. Active mass of solid is taken as 1 because on their reaction, density and molecular weight remain constant.
डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट रिमेन कांस्टेंट। चलिए फिफ्थ पॉइंट, ऐसे ही बच्चों हम कहते हैं प्योर लिक्विड का एक्टिव मास भी कितना होता है 1। क्यों? क्योंकि प्योर लिक्विड एक्सिस में होते हैं। प्योर लिक्विड बोला ही उन्हें जाता है जो एक्सिस में है। अब एक्सिस में है तो चेंज इन कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल। अरे एग्जांपल जानते हैं, पहले भी बोला है, समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालो, कितना चेंज हुआ? एक बाल्टी नहीं, कैसा चेंज हुआ? नेग्लिजिबल चेंज होना या चेंज नहीं होना, उसी को बोलते हैं एक्टिव मास 1। देखिए, एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड is taken as 1 because they are in excess. So change in concentration is negligible. Change in concentration is negligible. हाँ जी बच्चों, हमारी तरफ से प्योर लिक्विड एक ही है, कौन? वाटर, H2O लिक्विड। लेकिन कब? जब वो रिएक्टेंट होता है या प्रोडक्ट? जब H2O लिक्विड एज अ रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे वो प्योर लिक्विड है, उसका एक्टिव मास 1 है। प्रोडक्ट में नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में कोई भी एक्सिस में नहीं होता है, ये ध्यान रखना। प्रोडक्ट तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में बन सकते हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, H2O लिक्विड जब रिएक्टेंट की फॉर्म में होता है तो उसे हम प्योर लिक्विड लेते हैं, एक्टिव मास 1 लेते हैं। लिख लो पैराग्राफ चेंज कर कर। When H2O liquid is present, as a reactant, then it is considered as a pure liquid. चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं एक्टिव मास पर बेस। लिखिए 32 ग्राम SO2 is present in 100 ml vessel. Then find out its active mass. ऑप्शंस दे रखे हैं, करिए ध्यान से। बोलना नहीं है आंसर, कोई नहीं बोलेगा, मैं अपने आप पूछ लूंगा। ओहो हो, वो तो मैं आपको चेक कर रहा था। आ गया? फर्स्ट वाले हाथ खड़ा करें, सेकंड, चलिए। ओ आर्गो, अरे एक्टिव मास वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम ml ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। वेट 32, मॉलिक्यूलर वेट 64, वॉल्यूम 100 ml। हाँ जी, कितना आंसर बना? 5। एक्टिव मास इज 5। आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बच्चे, यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस है, रिलेटिव क्वांटिटी है। 3 into 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल, 3 into 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 3 into 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 are present in 100 ml vessel. Present in 100 ml vessel. Then find out its active mass. फर्स्ट वाले हाथ खड़ा करें, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। चलिए तो सबसे पहले तो मोल निकाल ले रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na, कितने मोल आ गए?
1/20 0.05। अरे यही है एक्टिव मास मोल बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ml में तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। 0.5 आ रहा है क्या? आंसर ए हो जाएगा। चलिए एक और लिखिए। 2 ग्राम CaCO3, बातें ना करो, बातें ना करो। 2 ग्राम CaCO3 is present in 100 ml vessel. Then find out its active mass. आंसर नहीं बोलना है। Then find out its active mass. सब कर ले, मैं अपने आप पूछ लूंगा। सोच लिया? फर्स्ट वाले हाथ खड़ा करें। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्या जाएगा आंसर? सॉलिड है। सॉलिड का एक्टिव मास, मैंने कहा था फिजिकल स्टेट याद। अरे कमबख्तों, याद आया? ये नहीं फॉर्मूला लिख लेगा कि तैयार आज तो सॉल्व कर छोड़ूंगा, छोड़ूंगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द एक्टिव मास ऑफ 1.56 ग्राम पर ml, 1.56 ग्राम पर ml ऑफ बेंजीन। करिए करिए, ऑप्शन दे रखे हैं। तभी तो कहते हैं कॉपी से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी हुई, क्योंकि मैं सारी प्रोफाइल कॉपी में ही करा देता हूं। मजाक नहीं है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस ध्यान से कॉपी को करते जाओ, नोट्स अच्छे से कर लीजिए, प्रैक्टिस खूब करिए जहां से भी कर सकते हैं। फर्स्ट वाले हाथ खड़ा करें। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। क्या जाएगा आंसर? बच्चों अभी तो बताया था एक्टिव मास इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम पर ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। 20 आ रहा होगा आंसर सेकेंड। अरे बोलो सही है? यस बिल्कुल सही। हर क्वेश्चन को शक की निगाह से थोड़ी देखना है, ठीक है? कई सोच रहे थे 1 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया है एक्टिव मास। अब सेकंड डेफिनेशन आती है। तुम्हें मालूम है? हाँ जी करा रहा हूं भाई, करा रहा हूं, टाइम लगता है थोड़ा सा। आप लोगों को तो ये रहता है यस और करें और करें। वेरी गुड। चलिए हेडिंग डालिए, पार्शियल प्रेशर। चलो बच्चों ध्यान समझो। अभी पार्शियल प्रेशर के हम यहां पर 3-4 मेथड डिस्कस करेंगे। एज इट इज कोई बुकिश मेथड नहीं है, बस बना रखे हैं, वो ये आपको ध्यान रखने हैं। और ये सारे मेथड आपके आगे क्वेश्चंस में भी काम आएंगे। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है और क्वेश्चंस में काम में भी आने वाले हैं, ठीक है? तो जैसे मैं लिखता चल रहा हूं ऐसे ही आप लोग लिखेंगे। चलिए फर्स्ट मेथड, गैसेज है ए और बी, 2 गैसेज है। लिखते चलो जैसे मैं लिख रहा हूं, गैसेज ए एंड बी। आपको गिवन है, क्या गिवन है? एक तो इनका मोल फ्रैक्शन, ए का मोल फ्रैक्शन XA और बी का मोल फ्रैक्शन XB, और एक आपको गिवन है टोटल प्रेशर, दैट इज P। हाँ जी बच्चों, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, बोलो, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। जैसे अगर हम ए के लिए लिखना चाहें तो PA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? XA इंटू P, क्योंकि A का मोल फ्रैक्शन XA है
और टोटल प्रेशर P, तो XA इंटू P। ऐसे ही अगर हम B के लिए लिखना चाहें तो XB इंटू P, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। हाँ जी, टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है? टोटल मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB इक्वल टू, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होती है इसलिए टोटल मोल फ्रैक्शन भी 1 होगा। कितने भी कंपोनेंट हो, अगर 3 है तो XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो टोटल मोल फ्रैक्शन 1। ऐसे ही बच्चों, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर, मतलब P इक्वल टू PA प्लस PB डॉट डॉट डॉट। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। किसने बोला था? हाँ, मैंने तो बोला ही है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर। बोलिए, कहीं डाउट हो पूछिए। चलिए सेकंड मेथड आ जाइए। अब सेकंड मेथड, हाँ जी लिखिए, ये गैसेज है A और B। ये सेकंड मेथड सबसे ज्यादा काम में आता है, गैसेज A और B। अब बच्चों, मोल फ्रैक्शन की जगह क्या दे रखे हैं? मोल, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में मोल में ही काम चलेगा, तो ये मेथड सबसे ज्यादा काम आएगा। आपको दे रखे हैं मोल्स और टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर भी दे रखा है P। तो वही मेथड है एक तरीके से। तो वैसे पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल अपॉन टोटल मोल। जिसका भी हमें लिखना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। जैसे A के लिए बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, तो Na अपॉन Na प्लस Nb इनटू टोटल प्रेशर P। ऐसे ही अगर B के लिए बात करें तो B के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर P। हाँ जी बच्चों, अगर मोल की जगह वो आपको वेट दे देता है तो कर सकते हैं, अलग से मोल्स निकाल लेना, लिख भी लो साइड में। Na is equal to वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, WA अपॉन MA। ऐसे ही अगर हमें B के मोल निकालने हैं तो B का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपको वेट दे रखे हैं तो आप पहले अलग से मोल्स निकाल लीजिए, मोल्स निकालकर यहां पर रखिए तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। अरे बोलो, सही है? एक और चलो ठीक है।